Good morning, all of you. Now, today we discuss about tension member, the new unit from design of steel structure. Okay. तो सबसे पहले हम टेंशन मेंबर्स के बारे में जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ फिगर्स देखेंगे। टेंशन मेंबर कैसा दिखाई देता है, उसकी मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में जहाँ पे उसका यूज है, तो वो हम आपको पहले दिखाएंगे कहाँ पे टेंशन मेंबर ज़्यादा दिखाई देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रस से। ट्रस में जो है जैसे ब्रिज ट्रस है, ठीक है ना, या आप टावर देख लीजिए, सभी प्रकार के स्ट्रक्चर्स में किसी ना किसी पर्टिकुलर लोकेशंस पे टेंशन मेंबर्स का यूज होता है। जैसे ट्रसेस में देखिए, ये बॉटम वाला जो फ्रेम है ये एज ए टेंशन मेंबर यूज होता है, ठीक है ना, दैट्स ए कॉल्ड टाई मेंबर। इसको हम स्टील स्ट्रक्चर में टाई मेंबर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे वायर्स और केबल्स का भी यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये केबल्स जो है यहाँ पर इस मेंबर्स में एज ए टेंशन मेंबर यूज होंगे। तो वन बाय वन हम सब पर बात करेंगे अभी। ओके, टेंशन मेंबर आर लीनियर मेंबर्स इन विच एक्सियल फोर्स एक्ट सो एज टू इलोंगेट द मेंबर, ठीक है। तो क्या होता है, टेंशन मेंबर में एक्सियल फोर्सेस जनरेट होते हैं और उस एक्सियल फोर्सेस की वजह से मेंबर में क्या होता है, इलोंगेशन होता है, स्ट्रेचिंग होती है। ओके, ए रोप जो है एग्जाम्पल है टेंशन मेंबर्स का। उसके बाद टेंशन मेंबर कैरी लोड मोस्ट इफिशिएंटली सिंस द इंटायर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस। तो ये चीज काफी अक्सर पूछी जाती है कि जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का मेंबर जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेस, पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस आती है। तो आप जब भी आपसे इस प्रकार की क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप डिलीवर करेंगे दैट्स ए टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में खासियत क्या होती है, जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है उस पूरे क्रॉस सेक्शन पे थ्रू आउट एक ही प्रकार का स्ट्रेस जनरेट होता है, दैट्स ए कॉल्ड ए यूनिफॉर्म स्ट्रेस, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर डू नॉट फेल बाय बकलिंग। जैसे टेंशन मेंबर्स क्या है, टेंशन मेंबर में कभी भी कंप्रेशन मेंबर की तरह जैसे बकलिंग की पॉसिबिलिटी होती है कंप्रेशन मेंबर में। और हम जो भी फार्मूलेज यूज करते हैं जैसे आइलर फार्मूला हो या रैंकिन्स फार्मूला हो, तो उन सबों का यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं होता है। कभी भी टेंशन मेंबर के कैलकुलेशंस में जो है वो हम कंप्रेशन मेंबर से एकदम सेपरेट रखते हैं। दोनों के कंसेप्ट एकदम अलग हैं। कंप्रेशन मेंबर्स में हमेशा बकलिंग की बात करते हैं कि बकलिंग हो रहा है मेंबर्स में, और टेंशन मेंबर में क्या हो रहा है कि टेंशन मेंबर में हम सिर्फ एक्सियल फोर्सेस की बात करेंगे, एक्सियल फोर्सेस जो कि मेंबर के क्रॉस सेक्शन से थ्रू आउट पास होगा। ओके, तो ये देखिए कुछ हम आपको फिगर दिखा रहे हैं रूफ ट्रस का। जैसे रूफ ट्रस में देखिए बॉटम लाइन यहाँ पे आपको इस फिगर में दिखाई देगा, दैट्स ए कॉल्ड टेंशन मेंबर। उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज की बात करें, सस्पेंशन ब्रिज में भी हम जो है जो केबल्स यूज होते हैं, देखिए यहाँ पर ये फिगर मैं दिखा रहा हूँ आपको, दैट्स ए यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर दैट्स ए टाई मेंबर। केबल्स, स्टे केबल्स देखिए यहाँ पर इस फिगर में स्टे केबल्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए स्टे केबल्स आर आल्सो यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर। ओके, तो टेंशन मेंबर को जब डिफाइन करेंगे तो हमेशा हम एक्सियली लोडेड मेंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज टॉक अबाउट द एक्सियली लोडेड मेंबर। ओके, दे आर आल्सो यूज्ड इन ट्रसेस एज वेब एंड कॉर्ड मेंबर्स, हैंगर्स एंड सैग रॉड, diagonal bracing for lateral stability and slip splices such as in the moment connections। तो बहुत जगहों पे यूज होता है, जैसे ट्रस में यूज करते हैं एज ए वेब।
उसके बाद ट्रसेस में आपको दिखाई देगा, ट्रसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, बिल्डिंग्स में भी आपको बहुत जगह पे दिखाई देगा, कॉर्ड मेंबर्स में, ठीक है, ऐसे कॉर्ड मेंबर भी यूज करते हैं। तो ये सब अलग अलग जगह आपको दिखाई देगा। तो वन बाय वन अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस पर जो है, ये देखिए सैग रॉड है, जितने भी वायर्स केबल्स रॉड ये सभी के सभी जो है एज ए टेंशन मेंबर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रस कॉर्ड दिखाया हमने इस फिगर में, ये जो बॉटम वाला लाइन दिख रही है ये जो है आपको एज ए बॉटम कॉर्ड बोलते हैं इसको, ये भी एज ए टेंशन मेंबर की तरह बिहेव करेगी पूरे कनेक्शंस में, ठीक है। तो या फिर अगर हम मूवमेंट करेक्शंस मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये बॉटम लाइन जो है, ये बॉटम लाइन जो है एज ए टेंशन मेंबर बिहेव करेगी। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए ये देखिए हैंगर्स का यूज भी अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स में हैंगर्स काफी बहुत ज्यादा मतलब यूज किया जाता है, और यहाँ पर भी हम टेंशन मेंबर्स का देखते हैं। ब्रेसिंग्स की बात करते हैं, ब्रेस की यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो वी हैव लाइक ए टेंशन मेंबर। जैसे आप लैटरली सपोर्टेड बीम, लैटरली अनसपोर्टेड बीम्स, वहां पे भी ब्रेसिंग्स यूज करते हैं। या फिर आप कंप्रेशन मेंबर्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे ब्रेसिंग्स आपको दिखाई देगी, तो वहां पर भी ब्रेसिंग जो होती है वो एज ए टेंशन मेंबर बिहेव करती है। जैसे बिल्ट अप सेक्शंस में जो लेसिंग्स की डिजाइन होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं लेसिंग की डिजाइन, तो वहां पर भी टेंशन मेंबर एज ए हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक फिगर मैं आपको और दिखाता हूं उसको बना करके, यहाँ पर दैट्स ए फिगर फ्रॉम द बिल्ट अप सेक्शन, डिजाइन ऑफ द लेसिंग बार जहां पे प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे लेसिंग की डिजाइन, और आपको हम इस प्रकार से किसी दो कॉलम के दो चैनल से इसके बीच में है लेसिंग प्रोवाइड की जाती है। दैट्स ए फिगर ऑफ द लेसिंग, और लेसिंग विल गिव द स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर, ओके। चलिए, द वेरियस फॉर्म ऑफ टेंशन मेंबर आर एस फॉलो। टेंशन मेंबर्स के कौन कौन से फॉर्म्स में आते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान में लाएंगे वायर्स एंड केबल्स। ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि टेंशन मेंबर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ एग्जांपल दे देता है कि यार इसमें से आप फाइंड आउट करिए 4-5 में से कौन कौन सा जो है एज ए यूज होगा टेंशन मेंबर्स। तो वायर्स रोप्स आर exclusively used for the hosting purpose such as the guide wires in steel stacks and towers. Stacks and ropes are formed by the helical wingings of wires, ठीक है। केबल्स का यूज करते हैं हम, ठीक है। केबल इन द फॉर्म ऑफ द वायर रोप्स एंड स्टैंड्स आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन वेयर हाई स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड एंड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी केबल्स होते हैं उनकी फ्लेक्सुरल स्टिफनेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं फ्लेक्सुरल स्टिफनेस को। तो केबल्स या वायर्स जो होते हैं इन सबों को हम जो है एज ए टेंशन मेंबर यूज करते हैं। इस प्रकार के मेंबर्स में आप ध्यान रखिएगा उसकी जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है उसको हम कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दैट्स ए नो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दैट्स कॉल्ड ईआई, ओके। तो ये हमने आपको दिखाया। वायर्स एंड केबल्स की बात कर लें, बार्स एंड रॉड की बात कर लें। टेंशन मेंबर को बार और रॉड के फॉर्म में भी यूज करते हैं। दैट्स ए वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टेंशन मेंबर्स, बार्स एंड रॉड्स, ठीक है। पर्लिन की डिजाइन में भी काफी यूज होता है, बिल्डिंग्स में देखेंगे आप यूज होगा, ठीक है। चलिए, ये फिगर ऑलरेडी हमने आपको दिखाया है। टावर्स में देखिए टेंशन मेंबर यूज हो रहा है, ट्रस में यूज हो रहा है, ओके। ये देखिए कुछ सेक्शंस है जो जहां पे टेंशन मेंबर का हम यूज कर रहे हैं।
ए, बी, सी और डी। ठीक है, सब में अलग अलग सबका जो फिगर है उसको जब आप पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो टेंशन मेंबर में सबके लिए हम अलग अलग प्रकार का नोटेशंस यूज करेंगे, या उसको कॉलिंग, दैट्स कॉलिंग नेम इज आल्सो डिफर। तो अगर हम फिगर नंबर ए की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम फिगर नंबर ए की बात करें तो फिगर नंबर ए में इसको हम कैसे कॉल करेंगे, सिंगल एंगल कनेक्टेड टू द गजट प्लेट। ठीक है, दैट्स ए बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, फिर अगर हम फिगर नंबर बी की बात करें तो इसको भी हम बोलेंगे सिंगल एंगल कनेक्टेड टू द गजट प्लेट, बट देयर इज द वेल्डिंग। द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज दैट कि फिगर ए में जो है, फिगर ए में क्या किया है, बोल्टेड कनेक्शन है, फिगर बी में क्या है, वेल्डेड कनेक्शन है। अगर हम फिगर सी की बात करें तो फिगर सी को हम क्या कॉल करेंगे, दैट्स ए कॉलिंग नेम इज डबल एंगल कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट विद द हेल्प ऑफ द, किसके हेल्प से है, बोल्टेड कनेक्शन है, डबल एंगल कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ गजट प्लेट। और फिगर डी की अगर हम बात करें तो डबल एंगल कनेक्टेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट। ये हमने एक फिगर दिखाया है, और ये सभी जो है एज ए टेंशन मेंबर बिहेव करेंगे जब हम डिजाइन की प्रॉब्लम्स को लेंगे तो। ओके, चलिए, ये कुछ हमने बिल्टअप सेक्शंस लिया है, और इस बिल्टअप सेक्शंस में इन सभी बिल्टअप सेक्शंस को एज ए टेंशन मेंबर हम यूज कर रहे हैं। ओके, ये सभी बिल्टअप सेक्शंस को हम एज ए टेंशन मेंबर यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 एंगल्स को मिला करके, 4 एंगल लिया है, इस 4 एंगल्स को मिला करके हम जो है एक बिल्टअप सेक्शंस फॉर्म किए हैं, जो आपको दिख रहा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, सिमिलरली हियर आल्सो दैट्स 4 एंगल्स आर यूज्ड। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह से सबको ज्वाइंट किया गया है। तो ये सभी प्रकार के एंगल जो है हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज करते हैं। ये देखिए, ये एज ए बिहेव करेगा रॉड की तरह। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि क्या डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। अगर यील्डिंग हो रहा है ग्रॉस सेक्शंस में तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, और इससे क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार के टेंशन मेंबर्स में अगर हम बात कर लें तो क्या कह रहा है कि टेंशन मेंबर्स कैन सस्टेन लोड अप टू द अल्टीमेट लोड विदाउट failure. The elongation of the member at this load would be nearly 10 to 15% of the original length, and the structure supported by the member would becomes unserviceable. तो जो भी टेंशन मेंबर होता है, टेंशन मेंबर्स के डिजाइन में हम यील्ड लोड जो है उसको कंसीडर करते हैं एज ए लिमिटिंग लोड। यील्ड लोड को हम एज ए कंसीडर करते हैं लिमिटिंग लोड। ठीक है, तो जब भी हम टेंशन मेंबर्स की डिजाइन करते हैं या टेंशन मेंबर के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ऐसा कहा गया कि जो स्टील टेंशन मेंबर है वो लोड को सस्टेन करेंगे कब तक, दैट्स अल्टीमेट लोड तक, बिना फेल हुए अल्टीमेट लोड तक मेंबर क्या करेगा, लोड को सस्टेन करेगा। और उस कंडीशन में तो इलॉन्गेशन जो आएगा मेंबर के अंदर वो 10 to 15% आएगा, किसका, ओरिजिनल लेंथ का। जो ओरिजिनल लेंथ है उसका 10 to 15% मेंबर में इलॉन्गेशन आ जाएगा। और जो हम डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं टेंशन मेंबर में, दैट्स कॉल्ड टीडीजी। टी सफिक्स में डीजी लिखते हैं, या तो आप कैपिटल टी भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है, टीडी भी लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है हमारी टीडी, दैट्स ए टीडी इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया कर रहे हैं। ठीक है ना, दैट्स हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्ट्रेस को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं गामा m0।
तो गामा M0 कहां से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। गामा M0 के लिए आप IS कोड यूज करेंगे और उस IS कोड से गामा M0 की जो वैल्यू है वो दैट्स आएगी 1.10। इज दैट क्लियर नाउ? Fy is the yield strength of the material. ठीक है। A is the क्रॉस सेक्शनल, यानी क्रॉस सेक्शनल, जैसे मानिए कोई एंगल है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मानिए कोई एंगल लिए हम। अब इस एंगल के लिए जो हमारा ग्रॉस एरिया है दैट्स AG, जो हम AG लेते हैं ग्रॉस एरिया, AG लिखिए या ऐसे लिखिए A ग्रॉस, जैसा कि कोड में हम यूज करते हैं। तो ये वैल्यू जो है A ग्रॉस एरिया, वो आपको कहां से लेना है, ये वैल्यू आपको लेना है स्टील टेबल से। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। स्टील टेबल और IS कोड में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्टील टेबल क्या है, IS कोड क्या है। तो हम जो ग्रॉस एरिया लेते हैं किसी भी एंगल का या किसी भी सेक्शन का, एनी सेक्शन, बीम हो, कॉलम हो, एनीथिंग, तो सबका जो ग्रॉस एरिया है वो हम लेंगे स्टील टेबल से। ओके। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं IS कोड से। ओके। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पर फिगर लिया है, और ये फिगर जो है जैसे पूरी तरह से स्टील स्ट्रक्चर का बना हुआ है। पूरा कनेक्शन देखिए ऊपर की तरफ जो है। कभी भी RCC स्ट्रक्चर को इस प्रकार की बेंडिंग दे पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब काफी मुश्किल होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है हम स्टील स्ट्रक्चर्स के ही बनाते हैं। ठीक है। ओके। अब हम बात कर ले नेट सेक्शनल एरिया। किसी भी हम प्रॉब्लम में नेट सेक्शनल एरिया को कैसे कैलकुलेट करना है, ये अगर आप देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के, जैसे अगर चैन बोल्टिंग लें तो अलग तरीका है, जिगजैग बोल्टिंग लें तो अलग तरीका है, सब में जो है हम नेट सेक्शनल एरिया निकालते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन ए टेंशन मेंबर इज ज्वाइंटेड टू द गजट प्लेट और एनी अदर मेंबर बाय रिवेट्स और बोल्ट, its gross sectional area is reduced by the whole of these fasteners. Hence, a tension member is designed for its net sectional area. तो टेंशन मेंबर्स को जब भी हम डिजाइन करते हैं तो किस चीज के लिए डिजाइन करते हैं, नेट सेक्शनल एरिया के लिए डिजाइन करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। होता क्या है कि किसी भी टेंशन मेंबर में जब उसको हम गजट प्लेट से कनेक्ट करते हैं, चाहे रिवेट हो या बोल्ट हो, तो उसका जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट्स जो कि ग्रॉस सेक्शनल एरिया अभी क्या है, अब देखिए अभी हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पर कि ये जो है, जो वैल्यू हम वहां से लेते हैं, कहां से, स्टील टेबल से, जो वैल्यू हम स्टील टेबल से लेते हैं वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है ग्रॉस एरिया, दैट्स AG। ठीक है, ग्रॉस एरिया ऑफ दैट सेक्शन। लेकिन होता क्या है, जब हम वहां पे मानिए कोई हमने ले लिया एंगल लिया, अब इस एंगल पे जैसे गजट प्लेट है, यहां से एंगल कनेक्ट किया, एंगल को कनेक्ट करने के बाद जब हम इसके अंदर बोल्टिंग करेंगे या कोई रिवेट लगा रहे हैं, ठीक है, या कोई बोल्ट लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो आपका एंगल था, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एंगल था उसका जो वैल्यू हमने स्टील टेबल से लिया था, ठीक है, वो कौन सी वैल्यू थी, वो वैल्यू थी आपकी A क्रॉस। वो वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया, होल कर दिया, होल फॉर्मेशन कर दिया, और होल फॉर्मेशन की वजह से जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस एरिया जो है सेक्शन का वो क्या होगा, ड्यू टू द फास्टनर्स, यानी कि ड्यू टू द होल फॉर्मेशन इन द टेंशन मेंबर्स, इट विल बी रिड्यूस। Hence, a tension member is designed for its net sectional area. कभी भी टेंशन मेंबर्स को हम नेट सेक्शनल एरिया के लिए डिजाइन करते हैं। इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि जब भी डिजाइन करेंगे
तो नेट सेक्शनल एरिया के लिए डिजाइन करेंगे, ना कि ग्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। दो ही चीज है, एक तो नेट है जिसको हम नोटेशन में यूज करेंगे, दैट्स कॉल्ड ए नेट, ए कैपिटल ए स्मॉल एन ई टी, नेट एरिया। ठीक है, तो नेट के लिए डिजाइन करेंगे, कभी भी ग्रॉस के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। ये चीज आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी ग्रॉस के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। ओके, तो नेट सेक्शनल एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, एक लाइन में अगर हम समझें तो जब भी हम ग्रॉस एरिया में से होल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हम नेट सेक्शनल एरिया को फाइंड आउट कर देंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एन क्या है, नेट सेक्शनल एरिया किसी प्लेट का है, एजी क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ द प्लेट है। ठीक है, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, ए ग्रॉस माइनस एन इंटू डी एच इंटू टी। ठीक है, एन क्या बता रहा है, एन बता रहा है कि वहां पे कितने सारे बोल्ट हैं, दैट्स नोटेशन फॉर द नंबर ऑफ बोल्ट। एन इज द नोटेशन, दैट्स a notation for number of bolt. Okay, dh is the dia of the hole. Okay, dh is the dia of the hole and t is the thickness of the member. ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम कैलकुलेट करते हैं नेट एरिया, और इस पर काफी प्रॉब्लम्स आती रहती है। देखिए यहाँ पे हमने इस चीजों को मेंशन कर दिया है कि आप एक एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लें, जैसे b is the width of the plate, t is the thickness of the plate, n is the number of hole and dh is the diameter of the bolt hole। ठीक है, तो ये फार्मूला काफी यूजफुल है आपके लिए, और इस पर हम अभी प्रॉब्लम भी लेंगे। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ फेल्योर के, कि किसी भी टेंशन मेंबर्स जो है कितने प्रकार से फेल हो सकता है, क्या क्या तरीका है कि कोई टेंशन मेंबर्स फेल होता है। तो देखिए मोस्टली जो है तीन तरह के फेल्योर सबसे ज्यादा मतलब देखे गए हैं, दैट्स वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, और अपने अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उसमें मैं एक एक करके इन सभी को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, और इससे रिलेटेड है, सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ब्लॉक शेयर फेल्योर से भी काफी प्रॉब्लम आती है। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग और ब्लॉक शेयर फेल्योर जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये तीन तरह के फेल्योर हैं, वन इज द कॉल्ड ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, सेकंड वन इज द नेट सेक्शनल यील्डिंग एंड थर्ड वन इज द ब्लॉक शेयर फेल्योर। इन तीनों प्रकार से जो है वो टेंशन मेंबर फेल होता है, और इन तीनों को हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम्स लेके दिखाते हैं कि कैसे जो है आप ग्रॉस एरिया और नेट एरियाज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई अगर चैन बोल्टिंग प्रॉब्लम है तो। ओके, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई हम एक सेक्शन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं। एक छोटा सा फिगर लेंगे हम, जस्ट 1 मिनट। ओके, देखिए
एक हम यहाँ पे फिगर प्लॉट कर रहे हैं, मानिए कि आपको ए नेट और ए ग्रॉस जो है वो क्लियर हो जाए। सपोज करिए कोई लाइन है, एक लाइन और ये दो लाइन और ये तीसरी लाइन है। अब ये मेंबर जो है, ये एंगल है या मेंबर जो भी है, ये किसी गजर प्लेट से कनेक्टेड है। ओके, अब जब गजर प्लेट से कनेक्टेड है तो इसमें नंबर ऑफ बोल्ट हमने 3 लगा दिए, 3 4 आप कुछ भी लगा सकते हैं, हमने 3 लगा दिए। ठीक है, इस मेंबर की विड्थ के बारे में हमने मेंशन कर दिए कि सपोज करिए इसकी विड्थ जो है, बी की वैल्यू जो है वो कितना है, 300 है। ठीक है, अब आप अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आप फाइंड आउट करो कि क्रिटिकल सेक्शंस पे नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा। ठीक है, यानी कि आपको ए नेट कैलकुलेट करना है कहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शंस पर। ठीक है ना, क्रिटिकल सेक्शंस पे नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा। तो चैन बोल्टिंग के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है वो सबसे क्लोज वाला सेक्शन होगा, और ये वाला जो सेक्शन हमने सबसे पहले ड्रॉ किया है, ये सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन होगा, यानी कि 1 सेक्शन क्रिटिकल हो जाएगा। उसके अलावा ये आपको 2 हम नाम दे दे रहे हैं। सपोज करिए इसमें भी नंबर ऑफ बोल्ट 3 हैं, 1 2 और 3। ठीक है ना, उसके बाद सेक्शन 3 है, इस पे भी हमने 3 बोल्ट प्लॉट कर दिए, 1 2 और 3 सेक्शन 3 पर। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन पे अगर आपसे पूछ दे प्रॉब्लम में कि नेट निकालिए, ए नेट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला ए नेट का, ए नेट इज इक्वल टू क्या करेंगे, बी माइनस एन इंटू डी एच इंटू टी। ओके, देखिए अभी हमने यही चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाया है। देखिए यहाँ पर ए नीचे की तरफ आइए, हाँ, ए ग्रॉस क्या हो जाएगा, दैट्स बी इंटू टी। ए ग्रॉस क्या होगा, बी इंटू टी। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। ए ग्रॉस क्या होगा निकालने के लिए, बी इंटू टी माइनस एन इंटू डी एच इंटू टी। तो इस फार्मूले का यूज करके आप ए नेट की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके यहाँ पे समझा रहे हैं अभी कि आप ए नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, अब देखिए हमारे पास बी की वैल्यू कितना है, 300, पुट कर दीजिए, माइनस एन, नंबर ऑफ होल कितने हैं, 3 होल है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में डीएच की वैल्यू दिया रहेगा। सपोज के लिए हम एग्जांपल के तौर पे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे डीएच की वैल्यू हमने जो है 20 ले लिया। ठीक है, दैट्स ए डीएच। डीएच की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये वैल्यू डिपेंड करती है डी की वैल्यू पर, कि डायमीटर ऑफ द बोल्ट कितना है। अगर डायमीटर 18 है तो डीएच की वैल्यू 20 होगी, तो उसके हिसाब से डीएच हो गया। ठीक है, यहां से आप जो है डीएच की वैल्यू पुट कर देंगे। अब बचा टी। टी क्या है, एंगल की थिकनेस है। तो वो जो एंगल आप यूज कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम में गिवन है, वहां पे हमेशा एक थिकनेस दिया रहता है कि ये फला एंगल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहता है, तो वो वहां से आप यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसमें टी की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, एंड दैट्स वैल्यू इज नाउ 8 mm। टी की वैल्यू 8 mm है, और यहाँ पे आप टी बराबर 8 पुट कर देंगे। इस प्रॉब्लम में जब टी की वैल्यू 8 पुट करेंगे, आपके पास सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ गया, और आप सिर्फ जो है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एन आ जाएगा 1760। कितना आएगा, 17, दैट्स नाउ 1760, ये वैल्यू आएगी नेट एरिया। तो अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। और हम पहले सबसे पहले इस पे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें पहले हम ए नेट कैलकुलेट करेंगे कि ए नेट कितना आ रहा है,
कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि कौन कौन सा मोड ऑफ द फेल्यूर है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे मोड ऑफ द फेल्यूर के बारे में। और ओके, थैंक यू एवरीवन।